हेलो बच्चों, कैसे हो? कैसे चल रही तैयारी तुम्हारी? बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हो कि नहीं? रिवीजन करते रहना, प्रैक्टिस ज़्यादा ज़्यादा लगाओ। सैम्पल पेपर अगर हो गया हो तो नेक्स्ट सैम्पल पेपर लगाओ। उसका अरिहंत का ले लो तुम लोग सैम्पल पेपर, अगर ये हो गया हो। जो प्रॉब्लम्स आ रही हो मेरे से लेते रहो, ठीक है? आज आपकी वो होगी वीडियो, मतलब क्लास चलेगी आपकी, ठीक है? चलो, जो कल मैंने आप लोगों को डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, याद है तुम्हें? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, तो उसको रिवाइज़ करवा रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड्स दिख रहे हैं तुम लोगों को, देखो कितना अच्छा दिख रहा है तुम लोगों को। देखो, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है। मैं इसको शेड नहीं करना चाहता, ये ख़राब हो जाएगा, ठीक है? दिख रहे हैं तुम्हें? ये हमारे माउथ का स्ट्रक्चर है, ठीक है? तो सलाइवरी ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या रिलीज़ करता है? सलाइवा। डाइजेशन शुरू कहाँ होता है हमारा? माउथ में तो शुरू होता है डाइजेशन। और सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है, सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है? सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है? जो कि क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है, किसमें? ग्लूकोज में। ये बात ध्यान रखना। डाइजेशन स्टार्ट कहाँ होता है? हमारे माउथ में, ठीक है? ईसोफेगस यानी कि हमारी फूड पाइप। फूड पाइप के अंदर एक मूवमेंट होती है जिसका नाम क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। याद आया कि नहीं है? ठीक है। ये क्या है अपना? अच्छा, इस मूवमेंट का फ़ायदा क्या होता है? इससे क्या होता है, जो खाना होता है वो फूड पाइप से कहाँ चले जाता है? स्टमक में, ठीक है? स्टमक के अंदर आप जानती हैं 3 मेन कंपोनेंट थे, HCl, दूसरा कौन था? पेप्सिन, तीसरा कौन था? और म्यूकस। HCl ने 2 काम किया था, एक तो जम्स को किल किया था, याद आया? और दूसरे ने क्या किया था? पेप्सिन को एक्टिव बनाया था, क्योंकि पेप्सिन ने एक जिद करी थी कि मैं काम तभी करूँगा जब खाना एसिडिक होगा। तो खाने में एसिड लाने का काम किसने किया था? HCl ने। यानी पेप्सिन एंजाइम को क्या बनाया? एक्टिव। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है, किसमें? अमीनो एसिड में। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, किससे? इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, ठीक है? इनर लाइनिंग फ्रॉम HCl। और अगर म्यूकस नहीं होगा तो क्या होगा? बीमारी हो जाएगी, अल्सर। पैनक्रियाज दिख गया तुम लोगों को? देखो ये लीफ, ठीक है? इस तरीके से पैनक्रियाज एक जूस रिलीज करता है, पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस के अंदर 3 एंजाइम्स होते हैं, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को तोड़ेगा, किसमें? ग्लूकोज में। ट्रिप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को अमीनो एसिड में। और लाइपेज फैट्स को तोड़ेगा, किसमें? फैटी एसिड में, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले कि फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, अच्छा नहीं, उसको रुको, भी लीवर की बात करते हैं। लार्जेस्ट ग्लैंड है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, क्या रिलीज़ करता है? बाइल जूस, ठीक है? गॉल ब्लैडर दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे? थोड़ा हो सकता है ना दिख रहा हो, गॉल ब्लैडर है, देखो दिख रहा होगा। ये क्या करता है? स्टोर करता है बाइल जूस को, ठीक है? और बाइल जूस खुद क्या करता है? एक तो फैट्स को डाइजेस्ट करवाता है, फैट्स को तोड़ता है फैटी एसिड में। और अगर तुम्हें याद हो, बाइल जूस एल्केलाइन होता है, येलो कलर का लिक्विड होता है और एल्केलाइन होता है। तो जो तुम्हें दिख रहे हैं पैनक्रियाटिक एंजाइम्स, ये अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, इन्होंने क्या कहा था कि हम काम तभी करेंगे जब खाने में से एसिड हटेगा। तो खाने में से एसिड को हटाने का काम किसने किया था? बाइल जूस ने किया था। किसने किया था बच्चों? बाइल जूस ने, ठीक है? बहुत आराम से बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ऑलरेडी अगर तुमने पढ़ा होगा तो डेफिनेटली तुम लोगों को आता होगा, ठीक है? तो ये था बाइल जूस का। तो बाइल जूस ने 2 काम किए, फैट्स को फैटी एसिड में तोड़ा और पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को एक्टिव बनाया। बाइल जूस को रिलीज़ कौन करता है? लीवर, लार्जेस्ट ग्लैंड। बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में, ठीक है? अगर आपसे पूछ ले फाइनल डाइजेशन कहाँ होता है, वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फाइनल डाइजेशन, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ठीक है? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? विली होती है अंदर की तरफ, ठीक है? वो क्या करती है? जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड में से इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेती है। हालांकि विली जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन पे भी होती है, बाहर की तरफ, इस तरीके से, ठीक है?
मैं बना नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो क्या करती है, विली स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इसका सरफेस एरिया बढ़ा देती है, जिससे क्या होता है खाना जल्दी जल्दी कहाँ चले जाता है, ब्लड में चले जाता है, यानी एब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये रिवीजन सा था, थोड़ा छोटा सा रिवीजन था, ठीक है, बहुत छोटा सा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक वो डाली है पिक्चर, जिससे कि आप लोग अपना रिवाइज कर सकें, इसकी लेबलिंग कर सकें। अगर आपसे पूछ ली ये क्या है, तो डेफिनेटली माउथ है, ठीक है। इसका नाम क्या है, फूड पाइप, ईसोफेगस या ओ से भी हम लिख सकते हैं, है ना। डी क्या है, स्टमक है। ई क्या है, पैनक्रियाज है। सी क्या है, लीवर है। और बी मैं बता ही चुका हूँ आपको, ईसोफेगस है, बी है। और भाई एफ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दैट्स इट। यहाँ भी मैंने वही किया हुआ है, आप लोग यहाँ पे आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो बात करते हैं किसके बारे में करते हैं, रेस्पिरेशन के बारे में और ब्रेथिंग के बारे में, ठीक है। रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग। रेस्पिरेशन एंड ब्रेथिंग, देखो जब हम खाना खाते हैं ना बच्चों, सिर्फ खाना खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलती, ये बात ध्यान रखिएगा। मान लो आपने रोटी खाई, तो सिर्फ रोटी खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। होगा क्या कि जब रोटी आपकी बॉडी में जाएगी, तुम्हें याद है एक प्रोसेस का नाम था एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ने क्या किया था, एसिमिलेशन मतलब क्या होता है कि जब खाना ब्लड में आ जाता है तो ब्लड उस खाने को पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसी प्रोसेस को तो हम एसिमिलेशन कहते हैं। पूरी बॉडी यानी कि सेल्स को, यानी सेल्स के पास खाना आ चुका है, ग्लूकोज आ चुका है बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन। एसिमिलेशन ही तो करता है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है खाने को, एसिमिलेशन, ठीक है। खाना डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ग्लूकोज डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, किस में, अक्रॉस ईच सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं ना, तो हमारी बॉडी में क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है। ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में। लंग्स से ऑक्सीजन कहाँ जाती है, ब्लड में। और ब्लड फिर उस क्या करता है, उसी ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है पूरी बॉडी में, जितने भी सेल्स हैं सबको। तो फाइनली यानी एक बार बताओ, यानी सेल के पास खाना भी पहुंच चुका है, ग्लूकोज वगैरह, और सेल के पास ऑक्सीजन भी पहुंच चुका है। अब होगा क्या कि जो ये ऑक्सीजन है ना, ये ग्लूकोज को तोड़ देगी, और उससे क्या होगा कि जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो उससे एनर्जी रिलीज होगी, और वही एनर्जी होती है जो हमारी बॉडी को मिलती है। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ग्लूकोज जब टूटेगा तो देखो क्या होगा, C6H12O6 को कौन तोड़ रहा है, ग्लूकोज को, ऑक्सीजन। क्या बनेगा, CO2, वाटर और एनर्जी। ये बात ध्यान रखना। पानी हमारी बॉडी के लिए बढ़िया है, एनर्जी हमारी बॉडी के लिए बढ़िया है, बट CO2 हमारी बॉडी के लिए बढ़िया नहीं है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, एक्सेल कर देते हैं, यानी कि बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। तो तुमने देखा रेस्पिरेशन में क्या हुआ, पहला हमने ऑक्सीजन ली, टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ली। फिर दूसरा स्टेप क्या, उस ऑक्सीजन ने किसको ब्रेक डाउन किया, ग्लूकोज को, है ना। एनर्जी निकली, CO2 बना, वाटर बना, पानी बढ़िया, एनर्जी बढ़िया, बट CO2 बढ़िया था नहीं, फिर हमने CO2 को बाहर निकाला। यानी तीसरा स्टेप क्या हुआ, एक्सेलेशन ऑफ CO2 या फिर हम रिमूवल ऑफ CO2। बात समझे कि नहीं समझे? उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान, तो ये था आपका रेस्पिरेशन के एक ब्रॉड पिक्चर थी। मैं अभी डीप में नहीं गया हूँ, बस मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रेथिंग में। देखिए ब्रेथिंग रेस्पिरेशन का ही पार्ट है, बस छोटा सा पार्ट है। ब्रेथिंग में क्या होता है, सिर्फ सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी ऑक्सीजन लेना और CO2 को बाहर छोड़ना। यानी ब्रेथिंग में ये तो हो गए रेस्पिरेशन के स्टेप्स। ब्रेथिंग में क्या होता है, बस टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2। यानी रेस्पिरेशन एक बड़ा प्रोसेस है, ब्रेथिंग थोड़ा छोटा प्रोसेस है। रेस्पिरेशन में अगर आप देखो तो ये वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो रहा है, ये वाला है कि नहीं, यहाँ पे ये स्टेप नहीं है, ठीक है। देखो ये वाला स्टेप यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, ये स्टेप यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बट ये वाला स्टेप जो है, ये वाला, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि भाई कि रेस्पिरेशन के अंदर ब्रेथिंग है, यानी रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रेथिंग। ध्यान रखना, रेस्पिरेशन के अंदर ही तो है ब्रेथिंग। लेकिन अगर आपसे पूछे उल्टा होगा क्या ब्रेथिंग के अंदर रेस्पिरेशन आ सकता है? नहीं,
ब्रीथिंग नॉट इंक्लूड्स रेस्पिरेशन। समझिए मेरी बात आप सभी लोग, ध्यान रखिएगा, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो रेस्पिरेशन होता है यानी कि ग्लूकोज, जब भी मैं देखो अब मैं पूरी उसमें ना जब भी रेस्पिरेशन वर्ड यूज़ करूँगा तो समझ जाना ग्लूकोज का टूटना। मैं ये नहीं बोलूँगा ऑक्सीजन लिया ग्लूकोज टूटा CO2 बाहर निकला, नहीं। आई विल जस्ट टॉक अबाउट द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सो यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। आई विल नॉट टॉक अबाउट फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। ठीक है, दैट इज टेकिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस। ठीक है, इन द होल टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। ठीक है, तो अब होता क्या है इसमें रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ये दो टाइप का है। एक होता है एरोबिक, ठीक है, और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज को तोड़ता है वो कौन तोड़ता है? ऑक्सीजन तोड़ता है। ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वहीं जबकि एनारोबिक में क्या होता है कि ग्लूकोज जो टूटता है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये बात ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो ये कब होता है भैया एरोबिक एनारोबिक? ये होता कब है? देखो यार, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तुम लोग पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इस टाइम पे ना मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए और आपकी बॉडी को भी एनर्जी चाहिए। तो इस समय क्या हो रहा होगा कि ग्लूकोज को तोड़ रहा होगा कौन? ऑक्सीजन तोड़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन तो कौन सा रेस्पिरेशन हो गया? एरोबिक। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि मान लो हम कई बार बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जिम विम जा रहे हैं या मैराथन कर रहे हैं, तब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत क्या होती है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए तो ग्लूकोज को भी क्या तोड़ना पड़ेगा? ज़्यादा। ग्लूकोज को ज़्यादा तोड़ने के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या चाहिए होगी? ज़्यादा। अब मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा चाहिए, लेकिन जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है उतनी मिल नहीं पाती, तो क्या होता है कि कुछ ग्लूकोज अपने आप टूट जाता है विदाउट ऑक्सीजन। तो ध्यान रखना, ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन ये होता तभी है जब बॉडी नीड्स ए लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट बच्चों, रुके रहना। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो ऐसा नहीं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन रोज होता होगा, नहीं यार, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली होता है हमेशा। एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली टेक्स प्लेस ड्यूरिंग हैवी फिजिकल वर्क। ठीक है, मैराथन, वेदर इट इज मैराथन, जिम और एनी टाइप ऑफ हैवी फिजिकल वर्क। ठीक है, विच नीड, ठीक है, ये बात उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ज़्यादा मैं लंबा समझाऊंगा तो फिर डाउट होना शुरू हो जाएगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया कि ग्लूकोज टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वाइल इन एनारोबिक रेस्पिरेशन ग्लूकोज ब्रेक डाउन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ना बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। किस में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, वेयर एज एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो हमारी बॉडी में साइटोप्लाज्म में होता है। अब मुझे एक कॉमन सेंस की बात बताओ। देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन नाम में आ रहा है एरो मतलब एयर को, ग्लूकोज को तोड़ रहा है कौन? ऑक्सीजन। निचोड़ के मारेगा। जैसे हम गिले कपड़े में से निचोड़ते हैं तो पानी निकलता है, अगर हम ना निचोड़ें तो पानी निकलेगा बाहर? नहीं। तो ऐसे ग्लूकोज में से अगर आप एनर्जी ज़्यादा निकालना चाहते हो तो उसको निचोड़ के मारना पड़ेगा, और वो काम किसका है? ऑक्सीजन का। एरोबिक में तो ऑक्सीजन है, बट एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं है। क्योंकि एरोबिक में ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन क्या करेगा? ग्लूकोज को निचोड़ के मारेगा। एनर्जी क्या निकलती है? ज़्यादा निकलती है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज क्वाइट हाई। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज इज हाई। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। वेयर इज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन देयर इज नो ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ठीक है, जब ऑक्सीजन ही नहीं है ग्लूकोज को तोड़ने के लिए, तो क्या ग्लूकोज को निचोड़ के किसी ने मारा? नहीं। तो ग्लूकोज टूटेगा जरूर, लेकिन एनर्जी जितनी रिलीज करनी चाहिए उतनी नहीं करेगा, बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है जो उसको निचोड़ के मारे। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में नेगेटिव पॉइंट भी यही है कि यहाँ पे एनर्जी रिलीज क्या होती है? कम होती है। भाई वैसे भी एनारोबिक रेस्पिरेशन तो होता ही तब है जब ऑक्सीजन की सप्लाई इतनी नहीं हो पाती बॉडी में, है कि नहीं है? ग्लूकोज अपने आप टूट जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बढ़िया तरीके से। ठीक है,
चलो बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं।